अंग्रेजी शासन की अमानवीयता और भारतीयों की दयनीय स्थिति से परेशान होकर जिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को नई राजनीतिक चेतना का संदेश दिया, उनमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रमुख थे। ह्यूम साहब ने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि सन 1857 जैसे असंतोष के भीषण विस्फोट से बचने के लिए एक नई राजनीतिक संस्था की बहुत जरूरत है। उन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद ह्यूम साहब ने भारतीय नेताओं से भी बातचीत की। उन्होंने भारतीय नेताओं को जगाने के उद्देश्य से कहा था, अगर देश के पढ़े लिखे लोगों में से केवल 50 लोग भी सामने नहीं आ सकते, तो भारत के लिए उन्नत जीवन की आशा करना बेकार है। भारतवासी विदेशी हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। ह्यूम साहब की इस अपील का बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि एक अंग्रेज उन्हें ललकार रहा है और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इधर भारतीय नेता अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जुट गए। उधर ह्यूम साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों से बातचीत करने लंदन गए। ह्यूम साहब ने अपनी इस संस्था का नाम नेशनल यूनियन रखा और इसका अधिवेशन पूना में होना निश्चित हुआ था। किंतु जब वो 2 दिसंबर 1885 को लंदन से लौटकर बंबई पहुंचे, तो उन्हें मालूम हुआ कि कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन संस्था ने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर तक बुलाया है। तो ह्यूम साहब ने अपनी संस्था का नाम बदलकर नेशनल कांग्रेस कर दिया और इसके प्रथम अधिवेशन की तिथियां भी 28 से 30 दिसंबर 1885 तय कर दी। किंतु पूना में हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलकर बंबई किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने इतने कम समय में भी अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली। इस तरह नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होना निश्चित हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अधिवेशन की सारी तैयारियां हो गईं और सभी प्रतिनिधियों को स्थान परिवर्तन की सूचना तार द्वारा दे दी गई। 28 दिसंबर को शुरू हुए नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन में उम्मीद तो थी कि करीब 100 लोग भाग लेंगे, लेकिन कुल 72 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के बारे में बंबई स्थित लंदन टाइम्स के संवाददाता ने लिखा था, इसमें मद्रास, लाहौर, बंबई और कलकत्ता तक समूचे भारत का प्रतिनिधित्व हुआ था। संभवतः पहली बार जब से संसार का आरंभ हुआ है, भारत एक राष्ट्र के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ था। इस अधिवेशन की एक विशेषता ये थी कि सभी प्रांत के लोग अपनी अपनी परंपरागत वेशभूषा और विशेष पगड़ियों में आए थे। अधिवेशन की 2 बातें और भी खास थीं। एक तो ये कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया था और दूसरी ये कि पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही मंच पर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने आए थे। नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की कार्रवाई 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी। सबसे पहले ह्यूम साहब ने बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर W.C. बनर्जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। W.C. बनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। वे जब नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, तो उपस्थित जनसमूह ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था, भारत के हित के लिए इंग्लैंड ने बहुत कुछ किया है। इसके लिए पूरा देश इंग्लैंड का आभारी है। उसने हमें गति दी, रेलवे दी और सबसे कीमती वस्तु पाश्चात्य शिक्षा दी। परंतु अभी हमें बहुत कुछ करना है। देश के वासी जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें राजनीतिक प्रगति की इच्छा बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की इच्छा रखना राजद्रोह नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम जो चर्चा करेंगे वो सरकार तथा प्रजा दोनों के लिए लाभप्रद होगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अंत महारानी विक्टोरिया की जय जयकार से हुआ। इस जय जयकार का प्रस्ताव पेश करते हुए ह्यूम साहब ने कहा था,
महारानी के लिए जयकार केवल 3 बार नहीं बल्कि 3 का तिगुना, और यदि संभव हो तो उससे भी तिगुनी की जाए। इस अधिवेशन और कांग्रेस के जन्म के बारे में हालांकि कहा गया था कि कांग्रेस कट्टर राजभक्त संस्था है और इसे विद्रोहियों का अड्डा न समझा जाए, किंतु साथ ही ये भी स्वीकार किया गया कि कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसने एक नव युग के आगमन की घोषणा की, राष्ट्रीय एकता के युग की घोषणा की, जो ऊपर से लादी नहीं गई थी बल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी। सन 1886 में 27 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम बाबू ने ये गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता के सामने स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास प्रस्तुत किया था। बंकिम बाबू को बचपन से ही अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति प्रेम था। उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले बांग्ला भाषा के साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया और ऐसी रचनाएं दी जिनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। सरकारी नौकरी में रहकर भी बंकिम बाबू ने बड़े साहस के साथ देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी। उन्होंने बंग दर्शन नामक एक साहित्यिक पत्र भी प्रकाशित किया। उन्हें आधुनिक बांग्ला का जनक कहा जाता है। उनका गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीयता का संचार करने वाला सिद्ध हुआ और वंदे मातरम का घोष स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्राण मंत्र बन गया। कलकत्ता अधिवेशन में 25 वर्षीय युवक रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंकिम बाबू के गीत वंदे मातरम को अपनी ही निर्मित धुन में गाया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। एक पारसी परिवार में जन्मे दादा भाई नौरोजी बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अध्यापक उन्हें भारत की आशा कहा करते थे। शिक्षा प्राप्त करते ही दादा भाई गणित के प्रोफेसर बन गए और तभी से राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने सन 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी और रास्त गुफ्तार नामक एक पाक्षिक अखबार भी निकाला था। सन 1855 में एक ब्रिटिश कंपनी के आमंत्रण पर दादा भाई इंग्लैंड चले गए। वहां उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की तुलना करने का अवसर मिला। दादा भाई ने ब्रिटेन की जनता में भारत के प्रति दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की। इस तरह वो धीरे धीरे भारत की दशा सुधारने के काम में पूरी तरह से जुट गए। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद से उन्होंने अंग्रेजों के शासन के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था, ये महारानी विक्टोरिया और ब्रिटेन के नागरिकों के कारण ही संभव हो पा रहा है कि हम निर्भय और स्वतंत्र रूप से निसंकोच अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस का विकास होता गया, उसमें ये विचार भी विकसित होने लगा कि देश में अपना शासन हो और गुलामी से मुक्ति मिले। मिस्टर ह्यूम इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि वैधानिक तरीके से संघर्ष करते रहने से अवश्य सफलता मिलेगी, किंतु यदि विप्लवी ढंग अपनाया गया तो ये एक भयानक भूल होगी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। तैयब जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नवयुग की नींव डालने वालों में से एक थे। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की थी। इंग्लैंड में ही वो दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और तभी से वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। भारत लौटकर वो बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे थे और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी शुरू किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने आयोजित किया था, उसके अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी ही थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में तैयब जी ने देश के मुसलमानों को आवाज दी थी कि वे अन्य धर्म व जाति वालों की तरह देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आएं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में सन 1888 में हुआ। इसमें
1248 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्कॉटलैंड वासी जॉर्ज यूल। इस समय तक जिस जनचेतना का उदय हो चुका था, उससे अंग्रेज शासक और स्वयं मिस्टर ह्यूम को डर था कि ये कहीं उग्र रूप धारण न कर ले। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन सन 1889 में बंबई में विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ। वो बड़े उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे। इंग्लैंड में भारत विरोध प्रचार का उन्होंने जोरदार खंडन किया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत के लोग शांति, सुव्यवस्था और स्वस्थ शासन चाहते हैं। सन 1890 में कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जनक और कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में बंबई में ही हुआ। फिरोज शाह मेहता ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ी थी और वहीं दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनकी विद्वता, समझदारी और दूरदर्शिता का लोहा ब्रिटिश सरकार तक मानती थी। वो अपने को पहले भारतीय फिर पारसी मानते थे। इसके बाद 7वां अधिवेशन सन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ। वो एक प्रसिद्ध वकील, शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। कांग्रेस से वो उसकी स्थापना काल से ही जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का अंत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागे और देश के लोग अपनी संस्कृति का महत्व समझें। यद्यपि हमें बहुत थोड़ी सफलता मिली है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे परिश्रम का फल चखेंगी और उन लोगों को याद करेंगी जिन्होंने साहस और निष्ठापूर्वक त्याग करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहे हैं। इस समय तक कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फैल चुका था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारत की राजनीतिक एकता आंदोलन के जनक थे। उनकी भाषण शैली बड़ी ही प्रभावशाली थी। आवाज इतनी बुलंद थी कि बड़ी-बड़ी सभाओं में सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी उन्हें सुन सकता था। उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी, किंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें वकालत नहीं करने दी। आखिर वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, लेकिन इसके साथ-साथ वो राजनीति में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले एक साधारण परिवार में जन्मे थे, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही बीए कर लिया था। फिर वो आर्थिक समस्याओं के कारण अध्यापन करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। वो राजनीति और शिक्षा को मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनाएं। लेकिन इसी समय कांग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने के पक्ष में थे। बाल गंगाधर तिलक जब वकालत पढ़ रहे थे, तभी से ये जानने लगे थे कि देश की हालत सुधारना है तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोग चाहिए। उन्होंने देश सेवा का मार्ग अपनाया और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक प्रकाशित किए। अरविंद घोष अनेक भाषाओं के विद्वान थे। वे दर्शन के ज्ञाता थे। वो न केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध थे, बल्कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम को प्रेरणा का महान स्रोत माना था। वंदे मातरम से उन्होंने 3 बातें सीखी थी: बलिदान और निष्ठा, आत्मानुशासन और संगठन, देशभक्ति का धर्म। विपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करते रहे। उनके भाषणों और लेखों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता था। लाला लाजपत राय ने नवयुवकों में
स्वदेश भक्ति का बीजारोपण किया था। लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आर्य समाज के संस्कार पड़ चुके थे। वकील बनने के बाद उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राजनीतिक चेतना, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने भारत के नवयुवकों से कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आओ। इस तरह गरम दल के नेताओं ने कठोर नीतियां अपनाने पर जोर दिया, जबकि दूसरी ओर उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति, नई दिशा दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जनता को राजनीतिक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जन आंदोलन का कितना महत्व है। उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी महाराज के वार्षिकोत्सव को सार्वजनिक त्योहारों का रूप दिया, ताकि लोगों को अपने भूतकाल पर गौरव हो। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी के केसरी और अंग्रेजी के मराठा समाचार पत्र दोनों ही सामाजिक और राजनीतिक न्याय की वकालत करते थे। इन पत्रों ने गरीबी के दलदल में फंसी जनता की आवाज ऊंची की। सन 1894 में पूना में चाफेकर बंधुओं ने प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। उन्होंने इस संगठन के अंतर्गत गणपति पूजा और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इनमें पढ़े जाने वाले गणपति श्लोक और शिवाजी श्लोक दोनों ही अंग्रेजी राज के खिलाफ थे। चाफेकर बंधु 3 भाई थे। सबसे बड़े थे दामोदर चाफेकर, इसके बाद बालकृष्ण चाफेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चाफेकर। इन तीनों ने मिलकर जिस क्रांतिकारी संगठन को तैयार किया था, उसमें देशभक्त नवयुवकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया करते थे। जगह जगह कसरत, कुश्ती, शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। इस तरह बड़ी संख्या में अनुशासित कार्यकर्ता तैयार होने लगे थे। सन 1897 में पूना में प्लेग फैला। सरकार की ओर से नियुक्त मिस्टर रैंड ने रोगियों को खोजने के बहाने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। कुछ घरों में राजनीतिक बातों संबंधी कागजात भी मिले। मिस्टर रैंड ने इन तलाशियों के नाम पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। इससे लोग परेशान हो उठे। लोकमान्य तिलक ने इन तलाशियों का विरोध करते हुए कहा कि ये सब हमारे राष्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए किया जा रहा है। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया का 60वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। पूना में भी खूब धूमधाम थी, खूब रोशनी हुई, आतिशबाजी छूटी और ब्रिटिश अफसर खूब नाचे और झूमे। रात को घर लौटते हुए मिस्टर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट आर्यस्ट पर अचानक गोली चली। हत्यारे भाग निकले। इस घटना से सारे भारत की ब्रिटिश सत्ता चौंक उठी थी कि क्या फिर से क्रांति होने वाली है। चाफेकर बंधुओं ने न सिर्फ इन हत्याओं को कबूल किया, बल्कि ये भी माना कि हमने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कोलतार भी पोता है। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि हमारे माथे पर विद्रोह का टीका लगा है। चाफेकर बंधुओं पर मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया और तीनों भाइयों को मृत्यु दंड दिया गया। पूना की यरवदा जेल में दामोदर चाफेकर को 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव चाफेकर को 8 मई 1899 को और बालकृष्ण चाफेकर को 12 मई 1899 को फांसी दी गई। अब अंग्रेज लोकमान्य तिलक की ओर मुड़े। उन पर यह अभियोग लगाया गया कि 15 जून के केसरी में आपने जो लेख लिखा था वो भड़काने वाला था और इसी कारण चाफेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड और मिस्टर आर्यस्ट की हत्या की। आप चूंकि क्रांति भड़काते हैं, इसलिए आपको 6 साल कैद की सजा दी जाती है। लोकमान्य तिलक की सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लोगों में क्रांति की आग सुलग उठी। लोग त्याग
और बलिदान के लिए चल पड़े। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर इस समय किशोरावस्था में थे। उन्होंने चाफेकर बंधुओं के बलिदान से प्रेरित होकर प्रतिज्ञा की थी, मैं भारत माता की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। सावरकर ने युवकों को संगठित करके उन्हें हथियारों से लैस होने का आह्वान किया। उनकी इस सशस्त्र क्रांति की पुकार ने मद्रास और बंगाल तक क्रांति की ज्वालाएं भड़का दी। इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद देश के नवयुवकों में अपने राष्ट्र के अतीत के प्रति गौरव और आत्मसम्मान की भावना जगाने में जुटे हुए थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मानवतावाद के प्रचारक थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से भारतीय परंपरा की महानता को समझा था। विदेश यात्रा के बाद जब वो 1897 में भारत वापस आए तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को चुनौती दी और कहा कि हम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हैं। उन्होंने देश के नवयुवकों से कहा, तगड़े बनो, मर्द बनो, तुम ऐसे कर्म को अपनाओ जो हम में आस्था पैदा करे, राष्ट्रीय आत्मसम्मान पैदा करे और गरीबों को भोजन तथा शिक्षा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों का कष्ट दूर करने का समर्थन करे। हे वीर, तू साहस कर, गर्वित हो कि तू भारतीय है और बड़े गर्व के साथ ये कहे कि मैं भारतीय हूं और हर एक भारतीय मेरा भाई है। भारत भूमि मेरे लिए सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत की भलाई मेरी भलाई है। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन सन 1895 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस अधिवेशन में 2.5 घंटे तक भाषण दिया था। अब तक के कांग्रेस अधिवेशनों में सबसे लंबा भाषण यही था। सन 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत का वॉयसरॉय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन एक बेहद महत्वाकांक्षी, घमंडी, हठी और तुनक मिजाज व्यक्ति था। वो दूसरों की सलाह की परवाह नहीं करता था। अपने आप को वो हमेशा सही समझता था और अपने मातहतों की भावनाओं को निर्दयता से कुचलने में जरा भी संकोच नहीं करता था। लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ताकत के रूप में उभरकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बने। इंग्लैंड में भारतीय मामलों के मंत्री मिस्टर हैमिल्टन से उसने कहा था, मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक निधन में सहायक बनूं। और जॉर्ज हैमिल्टन ने लॉर्ड कर्जन को शाबाशी देते हुए कहा था, अगर 1-2 साल में कांग्रेस पूरी तरह लड़खड़ा जाती है तो उसके लोभ का श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। कर्जन ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पहला मोहरा शिक्षित मध्यम वर्ग को बनाया, जिससे उसका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो सके। ऐसे लोगों में बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग सबसे आगे था। इसके लिए उसने उन्हें अलग थलग करने की योजना बनाई, जो बाद में बंग भंग के नाम से जानी गई। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन ऊपरी तौर पर इसलिए किया जाना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल पाता, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि उस समुदाय की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दो जो सरकार के खिलाफ देश को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। बंग भंग की योजना दिसंबर 1903 में प्रकाशित हुई तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उठी। अखबारों ने उसकी निंदा की और प्रस्ताव का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन ने 18 फरवरी 1904 को बंग भंग के खिलाफ उठ रहे जनता के प्रचार का जवाब देने के लिए पूर्वी बंगाल के चटगांव, ढाका और मेमनसिंह जिलों का दौरा किया। उसने अपने भाषणों में जनता में सांप्रदायिक विष और अहंकार को उकसाया, लेकिन फिर भी
पूर्वी बंगाल की जनता पर उसके इन भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने इस योजना को लागू करने के लिए भारतीय अधिकारियों और इंग्लैंड के शासकों से लंबी बातचीत की। आखिर सन 1905 के आरंभ में बंग भंग संबंधी लॉर्ड कर्जन के इरादे स्पष्ट हो गए और उसी के साथ उभरा बंग भंग विरोधी जन आंदोलन। 10 जनवरी 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हजारों लोगों की जनसभा में लॉर्ड कर्जन के बंग भंग संबंधी प्रस्ताव की खुलकर निंदा हुई। फिर जब ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया तो जैसे आग में घी पड़ गया। इसने सारे बंगाल को झकझोर दिया और सभी भारतीयों ने, चाहे वे किसी भी आयु, जाति, धर्म और व्यवसाय के हों, उन्होंने जमकर विरोध किया। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई जनसभा बड़े ऐतिहासिक महत्व की थी। इस जनसभा में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। वंदे मातरम के नारों से सारा आकाश गूंज रहा था। विभाजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बंगाल एक है, एक है, एक है। एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है। इस सभा में कासिम बाजार के अंबिका चरण मजुमदार ने कहा, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। बंग भंग के साथ इस देश में राजनैतिक आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। शीघ्र ही बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम अन्य भागों में नई जागृति आ गई। लोगों ने बड़े जोश से स्वदेशी और बॉयकॉट संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार किया। 28 सितंबर को महालय के दिन कलकत्ता के काली घाट मंदिर में धूमधाम से विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से मां काली के सामने प्रतिज्ञा की, जहां तक संभव होगा मैं विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा पूरे बंगाल के काली मंदिरों में दोहराई गई। आखिर 16 अक्टूबर 1905 को वो काला दिन आया जब विभाजन लागू हुआ और बेकफील्ड फुलर ने नए प्रांत के गवर्नर का पद संभाला। इस दिन को बंगाल में पवित्र संकल्प और गहरे शोक का दिन माना गया। सवेरा होते ही झुंड के झुंड लोग नंगे पांव गंगा घाटों की ओर बढ़ने लगे। वे भजन और राष्ट्रगान गा रहे थे और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीक राखी बांधी। उस दिन सभी ने उपवास किया। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। तीसरे पहर लोग फेडरेशन हॉल की नींव रखने के समारोह के लिए एकत्र हुए। इस हॉल को समस्त बंगालियों की एकता के प्रतीक स्वरूप बनाने का निश्चय किया गया था। बंग भंग के विरोध में एक राष्ट्रीय कोष खोला गया था, जिसमें उसी दिन 70,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। समारोह में सुप्रसिद्ध न्यायविद और शिक्षा शास्त्री गुरुदास बैनर्जी, प्रमुख चिकित्सक नील रतन सरकार के साथ साथ बंगाल के शेर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर आदि बंगाल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। भवन के शिलान्यास से पहले अंग्रेजी में लिखी घोषणा का बांग्ला अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने पढ़ा था, जिसका आशय था, बंग राष्ट्र के सार्वजनिक विरोध के उपरांत भी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। इसलिए हम शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम बंग भंग के कारण पैदा होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए यथाशक्ति जो हो सकेगा वो सब कुछ अवश्य करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता को आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़ी तेजी से चला। शीघ्र ही इसका रचनात्मक रूप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा को शामिल किया गया था।
पूरे बंगाल में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जुलूस निकलने लगे। सरकार ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। 22 साल में पुलिस की कड़ी निगरानी में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का जुलूस शांत और निहत्था था। लोग धीमे धीमे कवि रजनीकांत का ये गीत गुनगुना रहे थे। इसका आशय ये था कि माँ के दिए हुए मोटे कपड़े को सिर झुकाकर स्वीकार करो। तुम्हारी माँ दीन दुखी है, इससे अधिक उसके वश की बात नहीं है। जुलूस में शामिल लोगों की बाहों पर वंदे मातरम के बिल्ले लगे हुए थे। आखिर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने जुलूस पर आक्रमण कर दिया। लोगों पर पुलिस की लाठियां बरसने लगी। मार से तिल मिलाकर एक लड़के ने वंदे मातरम कहा तो पुलिस ने उसे तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने उस समय इतने जुल्म किए कि सारे देश में उसकी निंदा हुई। पुलिस के दमन के बावजूद भी 22 साल में सम्मेलन हुआ और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में जनसमूह को संबोधित किया, किंतु बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जुर्माना किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस समय जेल से छूटकर आ गए थे। उन्होंने केसरी में आपात स्थिति आ गई है शीर्षक लेख में बंगाल विभाजन के विरोध और बहिष्कार के पक्ष में जमकर प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि स्वराज की मांग की जाए। टुकड़े टुकड़े सुधारों में काम नहीं चलने वाला। पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी के सिद्धांत का प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्य समाज के प्रचारक लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देते हुए गांव-गांव घूमे। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन फैला और स्वदेशी का प्रचार सभी जिलों में होने लगा। जगह जगह सभाएं हुई और स्वदेशी स्टोर खोले गए। इसके साथ ही दक्षिण भारत में ये आंदोलन फैला और वहां के अनेक जिले प्रभावित हुए। इधर कांग्रेस में 2 दल हो गए थे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आदि। तिलक का प्रभाव कांग्रेस में बराबर बढ़ रहा था। वो राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। नरम दल वाले जानते थे कि यदि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कराया तो तिलक भारी संख्या से जीत जाएंगे। इसलिए कलकत्ता में जब कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। इस अधिवेशन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बार जनता ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया था। इस तरह बंग भंग के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन ने जनता में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया और चारों ओर असंतोष की लहर छा गई। बंग भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण सारे देश में एक बार फिर जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना जागृत हो उठी थी। लोगों में नया उत्साह और जोश आया। वंदे मातरम, युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को काफी ताकत दी। वंदे मातरम में प्रकाशित अरविंद घोष के लेखों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके जोशीले लेखों से सरकार बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी ओर वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा प्रकाशित युगांतर भी इतना लोकप्रिय था कि उसकी प्रतियां हाथों हाथ बिक जाती थीं। वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे और उनमें बचपन से ही देश प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे, किंतु वे पल्लवित हुए सन 1902 में जब वो कलकत्ता आए। उस समय जगह जगह अनुशीलन समितियां स्वदेशी का प्रचार कर रही थीं, पर सरकार ने इन समितियों को दबाना शुरू कर दिया। वारिंद्र कुमार घोष ने बंगाल में घूम घूम कर अनुभव किया कि इस प्रकार की समितियों से काम नहीं चलने वाला। जरूरत इस बात की है कि विदेशी सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र आयोजित किया जाए। वंदे मातरम में जोशीले लेख लिखने के लिए अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन इस बात के कोई प्रमाण न थे कि उसके संपादक अरविंद घोष ही हैं। ब्रिटिश सरकार ने विपिन चंद्रपाल को अदालत में बुलवाया, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि वे सच के अलावा कुछ नहीं कहते। जब अदालत में उनसे ये पूछा गया कि वंदे मातरम के संपादक कौन हैं, तो उन्होंने कहा, मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता। आखिर प्रमाणों के अभाव में सरकार ने अरविंद घोष को मुक्त कर दिया, लेकिन अदालत में गवाही न देना जुर्म माना गया और विपिन चंद्रपाल को 6 महीने कैद की सजा दे दी गई। सन 1907 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था। विदेशी माल की होलियां जलाई जाने लगी। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की कि उनके दल को सरकार की नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने ही घर की चाबी चाहता हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उधर ब्रिटेन में भारत मंत्री का स्थान लिबरल पार्टी के जॉन मॉर्ले ने ले लिया था। भारत में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने वायसराय का पद संभाल लिया था। मॉर्ले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशांति को दबाने के लिए केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा। ये भी जरूरी है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोतीलाल घोष और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्क रखा जाए। ये सब कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभावशाली न थे। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि ने भी कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। चूंकि कांग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक महत्व दे दिया था, इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुलकर संघर्ष हुआ। काफी गड़बड़ी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़कर चले गए। अधिवेशन की कार्रवाई नरम दल वालों ने चलाई। वहां उपस्थित 1600 प्रतिनिधियों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए। उन दिनों वंदे मातरम कहना कानूनी अपराध था। मेदिनीपुर बंगाल में एक कृषि प्रदर्शनी लगी थी। उसमें एक लड़का कुछ पुस्तकें लिए चिल्ला रहा था, हमारी माँ के टुकड़े करने वाले अंग्रेजों के काले कारनामे इस पुस्तक में पढ़िए और पुकारिए वंदे मातरम। अचानक उस लड़के के अध्यापक वहां आ गए। उन्होंने समझाया, खुदीराम, ये सब बंद करो। जानते नहीं वंदे मातरम कहना विद्रोह करना है। खुदीराम बोला, तो मैं विद्रोही ही सही। आखिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे पुलिस ने इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। उस पर विद्रोह करने का मुकदमा चला, परंतु उसके खिलाफ सबूत न थे। आखिर जज ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंकने के अपराध के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस के बलिदान से सारा देश दहल उठा था। बाल गंगाधर तिलक ने इस बारे में केसरी में कुछ तीखे अग्रलेख लिखे। बस ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उस समय तिलक काल के संपादक परांजपे की पैरवी करने बंबई आए थे। वहीं उन्हें होटल में गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक पर तत्काल मुकदमा चलाने की तैयारी की गई। उन्हें ना जमानत पर छोड़ा गया और न ही अपने बचाव में कहने के लिए वकील की सुविधा दी गई। इस नाटकीय अदालत में जज के साथ जो ज्यूरी बैठी, उसमें 7 यूरोपियन और 2 पारसी थे। तिलक ने अपनी पैरवी स्वयं करने का निश्चय किया। इस मुकदमे में तिलक ने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का उत्तर दिया। उनकी बहस सुनकर अंग्रेज जज तक घबरा गया, किंतु फैसला तो पहले ही तय हो चुका था। तिलक को 6 वर्ष की कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाने के बाद जज ने तिलक से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तिलक ने इतना कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं जूरी के फैसले के बावजूद भी निर्दोष हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, वो मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय जेल में रहने से ज्यादा जल्दी पूरा होगा। तिलक को दी गई इस सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला। देश भर में गिरफ्तारियां हुई।
15 व्यक्ति मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए कई कानून बना डाले और भारत की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए दमन नीति तेज कर दी गई। उधर विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को तेज करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में हो रहे ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करने और भारत की वास्तविक स्थिति विश्व के सामने रखने के लिए सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदे इंडिया हाउस भवन में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द बनने लगे। इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा से मदन लाल ठींगरा, विनायक दामोदर सावरकर आदि अनेक छात्रों ने देशभक्ति की दीक्षा ली। सावरकर ने उन्हीं के मार्गदर्शन में 1857 क्रांति की वो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि 1857 की क्रांति स्वार्थी राजाओं द्वारा नहीं चलाई गई थी, बल्कि वो राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन था। धीरे धीरे श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन गए। उनका इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया। आखिर अवसर देखकर वो पेरिस चले गए। पेरिस में भी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और मदाम कामा तथा अन्य मित्रों की सहायता से ब्रिटिश सरकार विरोधी काम शुरू कर दिया। मदाम भीखाजी कामा जब 24 साल की थीं, तब 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई थीं। तभी से उनमें देश सेवा की लगन लग गई थी। जब वो 40 वर्ष की थीं, अपना इलाज कराने इंग्लैंड गईं। वहाँ उनकी भेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। उनके कार्यक्रमों से मदाम भीखाजी कामा बहुत प्रभावित हुईं। एक दिन मदाम भीखाजी कामा ने लंदन के हाइड पार्क में बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज किस तरह जुल्म करते हैं। भीखाजी कामा के भाषणों से ब्रिटिश सरकार चौंक पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करने का निश्चय किया गया, परंतु इससे पहले ही मदाम भीखाजी कामा पेरिस चली गईं। पेरिस में मदाम कामा की भेंट कई देशभक्त भारतीयों से हुई। इनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, शाहपुरजी सकलातवाला, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय आदि। सन 1905 में मदाम कामा ने जिनीवा से वंदे मातरम नामक साप्ताहिक प्रकाशित किया, जिसमें भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लेख छपते थे। सन 1907 में मदाम भीखाजी कामा अमेरिका गईं और वहां भारत की स्वतंत्रता के बारे में भाषण दिए। उन्होंने जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क सभी जगह जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिए। वो कहती, देशबंधुओं, अपने देश में अपनी स्थिति का ख्याल करो। रूस में देशभक्ति करने वाले वीर माने जाते हैं। अंग्रेज भी उन्हें देशभक्त ही मानते हैं, और वही अंग्रेज हमें देशद्रोही और गुनहगार समझकर सजा देते हैं। यह किस लिए? विदेशी शासन का सामना करना ही सच्ची देशभक्ति है। गुलाम जीवन बेकार होता है। सन 1908 में जर्मनी में विभिन्न देशों के 1000 समाजवादियों की परिषद हुई। भारत की प्रतिनिधि बनकर मदाम भीखाजी कामा जर्मनी गईं। वहां सब देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इस मौके पर उन्होंने अंग्रेज सरकार के यूनियन जैक की जगह भारत का अपना राष्ट्र ध्वज तैयार करके फहराया। इस राष्ट्र ध्वज में लाल, सफेद और हरे 3 रंग की आड़ी पट्टियां थीं। पहले लाल रंग की पट्टी पर कमल का फूल और 7 सितारे थे। बीच वाली सफेद पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे हरे रंग की पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र का चिन्ह था। 7 सितारे सप्तर्षि की याद दिलाते थे। सूर्य और चंद्र हिंदू मुसलमान की एकता के प्रतीक थे और वंदे मातरम भारत की एकता का मंच था। हमारे देश का पहला राष्ट्र ध्वज यही था। मदाम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को विदेशों में प्रचारित करने का जो महान कार्य किया, वो उनकी ऐतिहासिक देन थी। लाला हरदयाल जिन दिनों लंदन में पढ़ रहे थे, वहां
भाई परमानंद और सावरकर के संपर्क में आए। वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ समय बाद जब वो भारत आए तो लाला लाजपत राय के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण शीघ्र ही देश भर में उनका नाम तो हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई। आखिर वो देश छोड़कर पेरिस पहुंचे। वहां उन्होंने सन 1909 में वंदे मातरम अखबार का संपादन कार्य संभाल लिया, पर अंग्रेज सरकार ने वहां भी उन्हें नहीं टिकने दिया तो वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व संभाल लिया। उस समय तक भारत में एकता और राष्ट्रीय चेतना का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर एक नई राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक लोगों में भारत को एक राष्ट्र मानने की भावना पूरी तरह जागृत नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के सामने इसी जरूरत को पूरा करना